Hello students, in this video lecture we have to discuss about the remaining properties of determinant. Okay, मैं remaining word इसलिए यूज कर रहा हूँ इसमें क्योंकि in the last video lecture we have to already discuss some of our properties of determinants. Okay, in the last video lecture हम determinants की कुछ properties के बारे में discuss कर चुके थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे मैंने यहाँ पर property number 5 लिखा हुआ है. Okay, प्रॉपर्टी नंबर 5 दैट मीन्स हम लास्ट वीडियो लेक्चर में प्रॉपर्टी नंबर 4 तक हम डिस्कस कर चुके थे. मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर हमारा नहीं देखा हुआ है, दैट इज द सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ द चैप्टर 4 और डिटरमिनेंट, तो उसको आप देखिएगा और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 6 जो भी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, जो भी आपकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज रह जाती हैं, ठीक ना, वो सारी की सारी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग. बट बिफोर एक्सप्लेनिंग प्रॉपर्टी नंबर 5 वी हैव टू डिस्कस किसी भी डिटर्मिनेंट को. मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था, सपोज दैट हमने कोई यहाँ पर 3 ऑर्डर का, ठीक है ना, एक डिटर्मिनेंट यहाँ पर इस तरह से लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो इस डिटर्मिनेंट्स को बाय दिस नोटेशन हम दिखा सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे R1 R2 R3 या तो इस तरह से हम लिखेंगे या फिर आप इसको C1 C2 C3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लास्ट वीडियो लेक्चर भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, फिर भी मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इन जो प्रॉपर्टीज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रॉपर्टीज में भी इन नोटेशंस का यूज होने वाला है, ये हम करने वाले. ओके, यहाँ पर R1 से मतलब जो आपका दिया गया कि R1 के जो एलिमेंट्स 1 4 7 है, ये R1 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. और यहाँ पर जो C1 से मतलब, ठीक है ना, इसी तरह से जो C1 के हमारे जो एलिमेंट्स है 1 2 3 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ध्यान रखिएगा. सिमिलरली इसी तरह R2 का मतलब यहाँ पर R2 के एलिमेंट्स है यहाँ पर, यानी R2 जो हमारा जो है वो इक्विवेलेंट है 2 5 8 के, और इसी तरह से सिमिलरली C2 हमारा जो है वो 4 5 6 के इक्विवेलेंट है. आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको. ये 3 ऑर्डर का लिखा हुआ है, इसलिए R1 R2 R3 या C1 C2 C3 लिख सकते हैं. इसी तरह से अगर 2 ऑर्डर का लिखा हुआ है, सपोज दैट 1 2 5 6 7 इस तरह से लिखा हुआ है, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं R1 सॉरी R2 या फिर C1 और C2. ओके, चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पर थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ इसको और स्पेस बना लेता हूँ, जिससे कि हम आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 को एक्सप्लेन कर पाए. ओके ओके, चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 में लिखा हुआ इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, ठीक है ना, यहाँ पर और लिखा हुआ है, दैट मीन्स रो और कॉलम्स का मतलब कि अगर हम रो ले रहे हैं तो फिर हमें रो ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना, R1 R2 सपोज दैट, और अगर हम कॉलम्स को ले रहे हैं तो कॉलम्स. ध्यान रखिए, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है रोज एंड कॉलम्स. रोज एंड कॉलम्स नहीं, ये रोज और कॉलम्स लिखा हुआ है, यानी कि या तो हम रोज लेंगे या फिर कॉलम्स लिखेंगे. किसके रोज और कॉलम्स? ऑफ अ डिटर्मिनेंट इंटरचेंज, यानी अगर हम किसी भी 2 रो या 2 रोज और 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंज इट्स साइन, यानी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो अपना साइन चेंज कर देती है. चेंज करने से मतलब, ठीक है ना, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो निगेटिव हो जाएगी और निगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव हो जाएगी. इसको ना हम एक एग्जांपल की हेल्प से चेक करते हैं. ओके, क्या लिखा हुआ है? सपोज दैट इसमें मैं 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं लूंगा, यहाँ पे 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो मैं लेता हूँ. ओके, हमने यहाँ पर क्या किया, सपोज दैट 1 2 और 3 4, यहाँ पर हमने एक डिटर्मिनेंट लिखा और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया. तो 1 4 जा 4 और 3 2 जा 6, बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं, ठीक ना. 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड कैलकुलेटेड. अभी हम क्या कर रहे हैं, रोज और कॉलम्स को आपस में, रोज को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, R1 और R2 को, यानी जो इंटरचेंज का सिंबल है ये आपका, यानी R1 और R2 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरचेंज कर रहे हैं. फिर से जरा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं. इंटरचेंज करने से मीनिंग यहाँ पर जो R2 हमारा है वो R1 बन जाएगा और जो R1 है हमारा वो R2 बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना. यानी 3 4 R2 के एलिमेंट्स R1 के एलिमेंट्स यहाँ पर बन चुके हैं और 1 2 जो R1 के एलिमेंट्स R2 के एलिमेंट्स बन चुके हैं. अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से जो वैल्यू है वो 2 आनी चाहिए. क्या आनी चाहिए? 2, यानी कि माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 बन जाएगा. चलिए, इसको हम कैलकुलेट भी कर रहे हैं. ये तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन के थ्रू नहीं लिखा हुआ, बाई दिस प्रॉपर्टी लिखा हुआ कि इंटरचेंज करने पर जो साइन है, जो वैल्यू है आपकी, उसका साइन चेंज हो जाता है. अगर माइनस का 2 साइन चेंज करने से मतलब माइनस और प्लस से है, ठीक है ना, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, यानी निगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो निगेटिव. चलिए, इसको कैलकुलेट करके वेरीफाई भी कर लेते हैं. 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, -1 4 जा 4,
तो यहाँ पर आपका कितना आ गया देखिए 2, ये वेरीफाई कर रहा है आपका, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये कैलकुलेशन के थ्रू आया और यहाँ से मैंने प्रॉपर्टीज के थ्रू लिखा हुआ था। तो आई होप कि ये प्रॉपर्टीज आपको जो है वो समझ में आ रही होगी। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन में इस पर और कर लेता हूँ आपसे कि फिर से देखिए हमने क्या किया। यहाँ पर कोई भी एक डिटर्मिनेंट लिखा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ओके। और इसका जो वैल्यू है वी कंसीडर इट इज डेल्टा, ठीक है ना। यानी इस डिटरमिनेंट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसको हमने डेल्टा माना। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर R1 और R3 को इंटरचेंज करते हैं, यानी जो इंटरचेंज R1 और R3, यानी जो हमारा R3 है वो R1 में लिखे जाएंगे एलिमेंट्स, R3 के एलिमेंट्स R1 में A3 B3 C3, R2 में कोई चेंज नहीं है A2 B2 C2, और इसके साथ R1 जो है वो आपका R3 बन जाएगा A1 B1 C1। तो जो इसकी वैल्यू जो डेल्टा है वो माइनस डेल्टा हो जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं रो को इंटरचेंज करके दिखा रहा हूँ, आप कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी C1 को C2 के साथ या C2 को C1 के साथ, इस तरह से भी इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं मैं R1 का यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको लगेगा कि शायद R1 को इंटरचेंज करते हैं तभी ये साइन चेंज होता है। आप C को इंटरचेंज करेंगे, C मीन्स अगर कॉलम को भी इंटरचेंज करेंगे तब भी उसका साइन जो है वो चेंज होगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ओके। इसके साथ साथ ये तो प्रॉपर्टी आपकी है, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ और थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर किस तरह से, देखिए जरा। ओके, अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, नोट्स अपने बना सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए एक हम यहाँ पर रोल ओवर बोल रहे हैं। रोल ओवर, व्हाट इज रोल ओवर, चलिए मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ रोल ओवर का मीन्स क्या है। सपोज दैट यहाँ पर हमने C1 C2 C3 C4 और C5, ये कोई भी हमने एक डिटर्मिनेंट लिया, यानी ये 5/5 का हमारा एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। ये नोटेशन अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लिखते हैं, यानी ये किसी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 5/5 का। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने C1 को यहाँ से ऊपर उठा लिया, ठीक है ना। C1 को यहाँ से ऊपर उठा लिया तो ये जो जगह स्पेस है ये खाली हो जाएगा हमारा, और ये 3 कॉलम्स, ठीक है ना, C1 C2 C3, 3 ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। 3 कॉलम्स को आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रोल कर देंगे, यानी कि इसको थोड़ा सा मूव कराएंगे इधर, तो ये इस तरह से बन जाएगा C2 C3 C4, और यहाँ पर एक स्पेस खाली बच जाएगा। अगर इन 3 कॉलम्स को अगर हम रोल कर रहे हैं C1 के ऊपर, ठीक है ना। C1 के ऊपर का मतलब हो गया कि हम C1 को ऊपर उठा लेंगे और इसको इस तरह से रोल करेंगे तो यहाँ पर खाली हो जाएगा ये स्पेस, और इसकी जगह पर हमने C1 लिख दिया, ओके। और ये C5 हमारा कोई नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इसका साइन जो है वो इस तरह से -1 to the power 3, यानी कि आप कह सकते हैं इसको -C2 C3 C4 C1 और C5, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए एक से ज्यादा अगर कॉलम्स को अगर हम दिखाते हैं या रोल ओवर करा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। रोल ओवर का फॉर्मूला आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, एन अगर रोज या कॉलम्स को अगर आप रोल ओवर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला -1 to the power n और ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स ये बन जाता है आपका, ठीक है ना। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, यानी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की जो हमारी वैल्यू होगी उसमें इस सिर्फ ओरिजिनल आपको समझ में आता होगा कि रोल ओवर करने से मतलब अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं कॉलम्स को तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू वही रहती है, सिर्फ साइन चेंज होता है, तो साइन जो है वो इसके अकॉर्डिंग लगाना है आपको। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल और आपको यहाँ पर दे देता हूँ। सपोज दैट, चलिए स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर, अगर आपको कम समझ में आ रहा है नो प्रॉब्लम, और ये फॉर्मूला कम यूज होता है मैं आपको बता दूं, बस वो सिर्फ ऊपर वाली प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखिए कि अगर कोई भी दो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। बट मैं चाहता हूँ कि ये भी सारी चीजें आप लोग समझ ले अच्छे से। सपोज दैट मैंने यहाँ पर R1 R2 R3 R4 ये कोई भी डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर लिया, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, R2 और R3 को रोल ओवर कर रहे हैं R1 पर, ठीक है ना। यानी किस तरह से कर रहे हैं, R1 को हमने क्या किया, हटा लिया बाहर, और R2 और R3 इसको रोल कर दिया, और जो R2 और R3 को ऊपर ले जाने से यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि स्पेस जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर मैंने R1 को लिख दिया और R4 इसी तरह से लिखा। तो जो साइन है वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पर 2 रोज है जो वो रोल ओवर की जा रही है, तो -1 की पावर 2, यानी इसको हम R2 R3 R1 और R4 इस तरह से लिख सकते हैं।
ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं मैं आपसे फिर कहूंगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है और अगर आप इसको याद नहीं रख पाते तो नॉट मोर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। जो आपको याद तो फिर उसी तरह से रखना है, ठीक है ना, कि आपके कोई भी टू रोज और कॉलम्स इंटरचेंज होते हैं तो जो डिटरमिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाता है, जो कि प्रॉपर्टी नंबर मैंने 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप याद रख सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर 6, इसमें लिखा हुआ इफ वन रो और कॉलम्स, ठीक है ना, इज अ मल्टीपल ऑफ अदर रो और कॉलम्स देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। यानी कोई भी एक रो या कॉलम जो है, ठीक है ना, वो दूसरे रो या कॉलम्स का मल्टीपल है। ध्यान रखिए यहाँ पे और लिखा हुआ है, यानी अगर हम रो ले रहे हैं तो फिर हमें रो लेना है, और अगर हम कॉलम ले रहे हैं तो फिर हमें कॉलम लेना है। यानी कि अगर हम एलिमेंट्स को रो वाइज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फिर हमें रो वाइज ऑब्जर्व करना है, और अगर कॉलम वाइज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको कॉलम वाइज ऑब्जर्व करना है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और लिखा हुआ है एंड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसको मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ। इसको क्या करेंगे आप, कि मैंने यहाँ पर कॉलम वाइज 1 2 3 लिखा है, यहाँ पर 2 4 6 लिख लिया, और -7 8 9 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए कि जो आपका C1 और C2 के एलिमेंट्स ये मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स कैसे, देखिए जरा यहाँ पर, कि जो C2 के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर वो C1 के एलिमेंट्स के मल्टीपल है। मल्टीपल्स किस लिए, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है ना। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका नोटेशन अगर हम लगाना चाहें, C1 2C1 और C3, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या किया है कि जो C2 के आपके जो आपके यहाँ पर देख सकते हैं, C2 के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर वो C1 के डबल है, डबल टाइम से हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो 2C1 इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पर, और इसकी वैल्यू आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये 0। अब ये किस प्रॉपर्टीज के थ्रू आ गया है, इसको आप देखिए। अगर हम C2 से टेकिंग कॉमन 2, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C2, तो 2 तो बाहर आ गया आपका, और ये क्या बन जाएगा, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 यही रहने वाला है आपका, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और -7 8 9। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके C1 और C2 आइडेंटिकल है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, सो दैट्स व्हाई इट इज 0। यही बोला था आपका, ठीक है ना। इसको भी आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, जैसे आपका C1 है, C2 C1 लिखने का मीनिंग ही यहाँ पर ये हो गया कि जो C2 के एलिमेंट्स हैं वो C1 के एलिमेंट्स के डबल है, ठीक है ना। तो 2 हम C1 से अगर हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं C1 और C3, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, ओके। और इस तरह से अगर हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं C1 ये C1 और C2 जो है वो आइडेंटिकल हो गए यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू को हम इस तरह से 0 लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारी यही दी गई है कि अगर किन्हीं भी दो रोज और कॉलम्स के एलिमेंट जो हैं, ठीक है ना, वो मल्टीपल्स है, वन रो के एलिमेंट्स अदर रो के एलिमेंट्स के मल्टीपल है, ठीक है ना, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन भी आप कर सकते हैं कि जो C2 के एलिमेंट्स हैं वो C1 के एलिमेंट्स के डबल है, ठीक है ना। इस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पर, ओके। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर एक लिख कर भी दिखा दिया आपको नोटेशन फॉर्म। और इसमें से अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो C1 है ये इस 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, और 2 कॉमन लेते ही ये C1 हो गया, और यहाँ पे ये C1 C2 आइडेंटिकल है, यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। और आइडेंटिकल होने से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी ये, और 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, ठीक है ना। ये हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, अदरवाइज आप लोग जो है इस प्रॉपर्टीज को लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ओके। अब इसी तरह से सिमिलरली we discuss about our next property in property number 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में लिखा हुआ इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, ठीक है ना, ऑफ अ डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। यानी किसी भी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम के एलिमेंट एज अ सम लिखे हुए हैं टू और मोर टर्म्स, देन the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, यहाँ पर जरा समझिए। सपोज दैट हमें यहाँ पर A1 प्लस लेमडा 1, A2 प्लस लेमडा 2 और A3
प्लस λ3, इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा। ओके, और ये B1 B2 B3 C1 C2 और C3, इस तरह से हमने किसी डिटर्मिनेंट को लिखा। वी इजिली ऑब्जर्व दैट, यहाँ पर आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर हम, कि जो R1 के आपके एलिमेंट्स है, ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ R1 एज अ सम ऑफ टू टर्म्स लिखे हुए हैं या टू एलिमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एलिमेंट्स बोले एज अ सम ऑफ टू टर्म्स भी बोल सकते हैं और टू एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस डिटर्मिनेंट को भी, ये सिंगल डिटर्मिनेंट है, हम इसको एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स आसानी से लिख सकते हैं। वो क्या पैटर्न होता है या किस तरह से हम लिखते हैं, उसका थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके ओके, इससे हमने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है A1 भी लिख सकते हैं, λ1 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। यहाँ पर A1 A2 और A3 यानी फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया। यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट आप चूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको V1 V2 और V3 इस तरह से आप लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद इसी तरह से C1 C2 और C3, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट हो गया, और प्लस का यहाँ पर सिंबल है तो प्लस लगाइए यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर प्लस की जगह माइनस होता तो माइनस, नो प्रॉब्लम, अगर हम यहाँ पर प्लस लगाते हैं तो फिर जो अंदर एलिमेंट लिखना पड़ता है हमें वो माइनस साइन के साथ, अगर सपोज दैट यहाँ पे -2 लिखा होता है, ठीक है ना, -2 यहाँ पर, तो फिर हम यहाँ पर -2 लिखते हैं। यहाँ पर आपका प्लस का λ1 है तो प्लस नहीं लगाना है, λ1 λ2, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अगर यहाँ पर A1 लिख चुके हैं आप, ठीक है, तो फिर सेकंड एलिमेंट आपका λ1 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आपने λ1 लिखा हुआ तो सेकंड एलिमेंट आपका A1 बचा हुआ वो लिखना पड़ेगा आपको, यानी अदर एलिमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से λ3, और यहाँ पर आपको V1 V2 V3 इसमें कोई चेंज नहीं है, और C1 C2 और C3 लिख सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी इसमें यही लिखा हुआ है कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट एज अ सम ऑफ टू एलिमेंट्स, यहाँ पर बात कर रहे हो एज अ सम ऑफ टू एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तो हम उस डिटर्मिनेंट को एज अ सम ऑफ टू टर्म्स लिख सकते हैं या एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पर सपोज दैट हमने यहाँ पर A1 प्लस λ1 लिख लिया, यहीं पर इसी में चेंज करके बता दे रहा हूँ, फिर λ1 आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर आपको 0 लिखना पड़ेगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ये 0, ठीक है ना। या फिर हमने यहाँ पर A2 प्लस λ2 लिख दिया, सिमिलरली सेम प्रोसेस है, तो फिर यहाँ पर भी आप 0 लिखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और तीसरा अगर आपने A3 लिखा हुआ है तो फिर यहाँ पर आपको λ3 लिखना पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं डिटर्मिनेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम जो है वो यही बन जाना चाहिए। हालांकि डिटर्मिनेंट को हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये कोई रूल नहीं हमारा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, बट मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब इस ये है आपका और ये है, जब आप सम करेंगे इन दोनों का, ठीक है ना, ऐड करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐड करने का कोई रूल नहीं है डिटर्मिनेंट को, फिर ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, अगर हम ऐड करेंगे तो फिर से हमारा यही एलिमेंट बन जाना चाहिए, इसको ध्यान रखना है आपको। जिस तरह से मैंने यहाँ पर A1 लिखा हुआ तो λ1 था यहाँ पर, और λ1 को जब हम ऐड करेंगे तो इस तरह से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और दूसरा, जो बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बच्चे गलती यहाँ पर क्या करते हैं। इसको मैं इरेज करके, ठीक है ना, आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप जो है वो नोट कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसका। चलिए चलिए, बेसिकली जो बच्चे गलती करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सपोज दैट A+B C+D E+F और G+H, यहाँ पर कोई डिटर्मिनेंट लिखा, ठीक है ना, इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, A E C G ऐसे लिख दिया इसने, हमने इसको, और प्लस सेकंड एलिमेंट ले लिया B D F और H। आप कहेंगे सर आपने बोला था अगर हम ऐड करेंगे तो फिर से ही मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये गलती कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था, ऊपर जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें सिर्फ एक रो के एलिमेंट्स ऐसा सम लिखे हुए थे, यहाँ पर सारे R1 के एलिमेंट्स भी लिखे हुए हैं और फिर R2 के एलिमेंट्स भी लिखे हुए हैं, तो फिर ये तरीका गलत है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, वो मैंने जो अभी डिस्कस किया था एज अ सम ऑफ, वहां पर अगर किसी एक रो के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तब हम सम करके उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो R1 के एलिमेंट्स और R2 के एलिमेंट्स या फिर C1 C2 इसके भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो फिर इसको लिखने का प्रोसेस क्या है, ध्यान रखिएगा। पहले इसको आप R1 के रेफरेंस में देखिए, जैसे मैंने पहला एलिमेंट A लिया, ठीक है ना, और C लिया, इसको चेंज नहीं करना, E+F G+H, ओके, R1 के रेफरेंस में इसको हम देख रहे हैं, और प्लस
फिर इसी तरह से सेकंड एलिमेंट बी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए आप इस तरह से लिखा। फिर उसके बाद आफ्टर दैट, चलिए प्रॉपर्टी एट लिखी रहने दीजिए, यहाँ पर चलिए मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो फिर से अब इसको R2 के रेफरेंस में देखेंगे, ए सी लिखा हुआ है, ई आ जाएगा आपका, जी आ जाएगा, प्लस यहाँ पर एफ और एच के साथ में लिखेंगे, R2 के एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, ए सी, एफ और एच, ठीक है ना। प्लस सिमिलरली हम इसको अगर लिखना हो तो वी, डी, ई प्लस एफ, सॉरी सॉरी यहाँ पर एफ नहीं आएगा आपका, ये सॉरी, यहाँ पर ये आपका ई और जी आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस करना, चलिए बी, डी और एफ और एच। ये कैसे लिखा हुआ है, वन टाइम हमने ई और जी को ले लिया, यहाँ पर देखिए ई और जी है यहाँ पर, और फिर हमने इसके बाद एफ और एच को ले लिया सेकंड डिटर्मिनेंट, एज ए सम ऑफ ये फोर डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिस्कस और कर ले रहा हूँ आपसे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है वो तो ठीक है, आप इसको एक्सपेंड करके पता कर सकते हैं। अब इसको अगर हम जो नोटेशन मैंने आपको बताए थे, सपोज दैट हम इसको R1 प्लस R1 डैश लिखते हैं, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है ना। ये कोई डिटर्मिनेंट है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, R1, R2, R3, और प्लस सेकंड हम जो एलिमेंट्स है वो लेंगे R1 डैश, R2 और R3, इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर C1 में लिखा हुआ है, सपोज दैट C1 प्लस C1 डैश लिखा हुआ है यहाँ पर, C2 और C3 लिखा हुआ है, तो हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, C1, C2, C3 प्लस C1 डैश, C2 और C3, इस तरह से ये लिखा जा सकता है। यानी सिंपली हम सिंपल सी लैंग्वेज अगर हम बोले कि यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, एज अ सम ऑफ किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम्स के एलिमेंट एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स लिखे हुए हैं, तो उस डिटर्मिनेंट को भी हम टू और मोर टर्म्स में लिख सकते हैं। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है। आई होप कि ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही होगी। कई बच्चे कंफ्यूज यहाँ पर ये हो रहे होंगे, सर ये प्रॉपर्टीज तो हम पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना, अब इन प्रॉपर्टीज को हम यूज कैसे करेंगे या किस तरह से क्वेश्चन में यूज किया जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी पर बेस्ड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, और इसको हम बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको अभी ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी सर ने बताई है हमारे, और इसको कैसे हम यूज करते हैं, ये क्वेश्चन को देखकर हम कैसे ध्यान रख पाते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, तो वो आप आसानी से पता कर लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बट अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं कोई क्वेश्चन या एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ आपको। इन प्रॉपर्टीज को पहले आप पढ़ लीजिए एक बार, बस केवल अपने दिमाग में रखना है, और क्वेश्चन देखते ही आपको आसानी से याद आ जाएगा कि हम किस तरह की प्रॉपर्टीज को क्वेश्चंस में यूज करें, यानी जो भी मैं 7 और 8 प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ वो किस तरह से क्वेश्चन में यूज की जाएंगी, वो आप आसानी से पता कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ यहाँ पर इसको देखते रहिए आप प्रॉपर्टीज को कि किस तरह से हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स को, और प्रॉपर्टीज किस तरह से डिटर्मिनेंट में यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, बस वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि यही प्रॉपर्टी हमारी यूज होनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे यूज होनी है, वो जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो बड़ी आसानी से आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार मुझे पता है कि कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, ये लेंदी होता जा रहा है, और प्रॉपर्टीज इतनी सारी सर लिखवा रहे हैं, हम कैसे याद रख पाएंगे। तो बहुत मुश्किल काम नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो बड़ी आसानी से मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरह से प्रॉपर्टीज को याद रखते हैं, कि किस क्वेश्चन में किस तरह की प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा स्पेस बना ले रहा हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज मैंने पहले से इसलिए इसमें लिखी हुई थी कि होता क्या है एक्चुअली, इसको लिखने में भी सारा टाइम चला जाता है, और वीडियो हमारा जो है ना वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, मैं आपसे कहूँ तो वीडियो हमारा लेंदी ना हो, थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाए, और वो टाइम जो हमारा है वो एक्सप्लेनेशन में जाए। चलिए ऊपर एडिट हो गया, मैं इसको कर लेता हूँ अभी। ओके, चलिए थोड़ा सा स्पेस में ऊपर भी बना ले रहा हूँ, जरूरत पड़ सकती है हम लोगों को। चलिए, ओके ओके ओके।
हो जाएगा हमारा काम। चलो ओके, प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ वी ऐड, यहाँ पर स्पेस, एनी रो और कॉलम लिखा हुआ है, ठीक है ना, रो और कॉलम। यहाँ पे लिखा हो इफ वी ऐड एनी रो और कॉलम, एनी मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड, ठीक है ना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको अभी समझ में कम आया होगा। ओके, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको चलिए बता देता हूँ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, कोई भी हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर 1 4 जा 4 -6 यानी -2, ये लिख लिया हमने यहाँ पर। इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये बोला कि किसी भी रो में या कॉलम में, मैं रो को यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है ना, रो वाइज मैं बात कर रहा हूँ, किसी रो में किसी अदर रो के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो ऐड करने में ऑब्वियस सी बात है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड किए जाएंगे। और ऐड करने के साथ साथ मल्टीपल ऑफ लिखा हुआ था, ठीक है ना। जैसे मल्टीपल का मीनिंग ये हो गया आपका, या तो हम डायरेक्टली इसको ऐड करते हैं, ठीक है ना, हम R1 में क्या कर रहे हैं, R1 में R2 के एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, R2 को ऐड कर रहे हैं, तो जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट्स की वो अनचेंज होगी, यानी कि अगर अभी -2 आ रही है तो ऐड करने के बाद हमारे एलिमेंट्स तो चेंज होंगे। देखिए R1 में हम, क्योंकि यहाँ पर R1 में अप्लाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो ये R1 लिखा हुआ है, यानी R1 के एलिमेंट चेंज होंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर R1। और क्या कर रहे हैं हम, R2 के एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा आपको ध्यान देनी पड़ेगी, आपको इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है और क्वेश्चन में बहुत बहुत ज्यादा यूज होती है डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में सॉल्व करने में प्रॉपर्टीज के थ्रू। तो हम R1 के R2 के एलिमेंट्स को R1 के एलिमेंट्स में ऐड कर रहे हैं, तो 1 + 3 यानी यहाँ पर 4 बन जाएगा आपका, और 2 + 4 यानी कि R1 में R2 का एलिमेंट ऐड करेंगे यहाँ पर 6। R2 में कोई चेंज नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, प्रॉपर्टी हम किस रो में लगा रहे हैं इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा और वो लिखना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट चीज है, जिस रो में हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ना किसी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको R1 इक्वल टू 2R1 + R2 लिखते हैं, ठीक है ना, यानी R1 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और R2 के साथ उसको ऐड करते हैं, और ये जो एलिमेंट्स चेंज होंगे वो किस में चेंज होंगे, R1 में चेंज होंगे, ठीक है ना। तो ये मैं कहूंगा ये प्रॉपर्टी गलत है, और क्यों गलत है मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि R1 में अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो R1 आपको हमेशा लिख के रखना है, किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स को हम इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड का मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट व्हाटएवर कुछ भी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर इसको याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है ना। अभी इस पर भी डिस्कस कर रहा हूं मैं आप लोगों से, ये प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा ध्यान से पढ़नी है। अब इसको चेक करिए, 4 4 जा 16 -3 6 जा 18, देखिए आपकी वैल्यू -2 आ रही है। और ऐसा नहीं है किसी के पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट्स के लिए, आप किसी भी डिटर्मिनेंट में ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर से मैं आपको यहीं पर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। हमने फिर से, ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से R1 में एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके -2 का मल्टीप्लाई किया R2 में और R1 के साथ ऐड कर दीजिए। देखिए जरा समझना पड़ेगा आपको, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा ये हमारा, और -6 को +1 के साथ ऐड करेंगे तो आपका -5 आएगा, ठीक है ना। लिख कर लीजिए, R1 का मतलब 1 -2, R2 का मतलब हो जाएगा आपका 3। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख कर भी कर सकते हैं इस तरह से आप ये, तो -5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर से अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, इसको आसानी रहेगी, -2R2, तो -2R2 का मतलब, क्योंकि हम यहाँ पर एलिमेंट लिखने वाले हैं तो उसका यहाँ पर उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 होगा आपका, तो -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 हो गया, -8 को अगर हम 2 और ऐड कर देते तो ये -6 आपका बन गया। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर बोलूंगा आपसे, आप लिख कर सकते हैं कैसे। ध्यान रखिएगा एलिमेंट्स किस में चेंज होने हैं, फिर ध्यान रखिएगा R1 में चेंज होंगे, R2 में चेंज नहीं हो रहे हैं, ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं हम R1 के साथ। ओके, -2 पहले R1 यानी 2 -2 और R2 इसका हो जाएगा 4, इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं, देखेंगे -6 ही आएगा, 3 और 4 कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी वैल्यू -2 ही आने वाली है, -20 माइनस ये आपका -18 यानी +18 हो जाएगा, तो देखिए -2। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने कोई भी एक डिटरमिनेंट लिखा R1 R2 और R3, ओके, यहाँ पर अब इसमें मैंने प्रॉपर्टी लगाई R2 में, मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ R2 -5R1 इस तरह से, ठीक है ना।
R3 को भी कर सकते हैं, नो एक साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5R1 है, क्योंकि वहां पर तो एक्चुअली आपका 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखा हुआ था, तो मैंने सिर्फ R1 और R2 ही लिया था। यहाँ पर R3 है तो ले सकते हैं एज और चॉइस, ऐसा कंपलसरी नहीं है। R3 अगर लिखना चाहते हैं, चलिए मैंने लिखा हुआ है। बट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, R2 में अगर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो R2 का साइन चेंज नहीं करना है आपको। R1 में देखिए -5 हो गया आपका, R3 में करना चाहें तो कर सकते हैं आप, बट R2 में नहीं करना है, प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है ना। इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा ऐसा क्यों होता है और क्या इफेक्ट पड़ता है, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर R1 तो R1 है, हम R2 के प्लेस पर R2 -5R1 प्लस R3 लिख सकते हैं, ओके। और ये R3 आ जाएगा आपका ये। अब इस डिटरमिनेंट को यहाँ पर देख रहे हैं, R2 के जो एलिमेंट्स है जस्ट सम ऑफ 3 टर्म्स लिखा हुआ है, 3 एलिमेंट्स लिखा हुआ है, तो बाय द लास्ट प्रॉपर्टी या फ्रॉम द लास्ट प्रॉपर्टी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, R1 R2 यानी फर्स्ट एलिमेंट ले लिया हमने यहाँ पर R3, ओके, प्लस सेकंड की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो R1 -5R1 और आपका ये R3 हो जाएगा, ओके। और प्लस इसी तरह से R1 R3 और R3, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो आपका फिर से यहाँ पर तो आपका देखिए R1 R2 और R3 बन जाएगा, और इसमें से आप -5 कॉमन ले सकते हैं। -5 ये R1 जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, -5, तो -5 अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर तो R1 और R3 यहाँ पर फॉर्म्ड हो जाएगा आपका, और प्लस इसी तरह से ये देखिए R3 और R3 आइडेंटिकल है, यहाँ पर R2 और इसके इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर फिर डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए R1 R2 और R3, और ये भी आपके आइडेंटिकल है, R1 और R1 ये आइडेंटिकल लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये भी वैल्यू 0 और ये तो 0 हो ही गया, तो फाइनली आप इसको R1 R2 और R3 इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि जो डिटरमिनेंट हमारा ओरिजिनल डिटरमिनेंट था, ठीक है ना, इसमें जिसमें हमने प्रॉपर्टी ये लगाई थी, देखिए कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा यहाँ पर, आप देख सकते हैं, यानी वही बन गया आपका। तो यही प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी। अब बात आती है कि सर आप R2 में या R1 में चेंज क्यों नहीं कर सकते, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर R1, अब आप कहेंगे सर आप हर बार R1 बता रहे रो वाइज कॉलम वाइज, चलिए मैंने यहाँ पर C1 C2 और C3 कोई भी ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ, ठीक है ना, कॉलम वाइज आप प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये मैं लास्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। C1 C2 C3, हम यहाँ पर C1 में प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं 2C1 प्लस C2, इस तरह से मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। अब C1 में मैंने मना किया था कि किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आपको ये मिल रही है, ये डिटरमिनेंट हमें नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। प्रॉपर्टी लगाने के बाद वही डिटरमिनेंट मिल जाता है, जैसा कि अभी लास्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था, यहाँ पर जरा देखिए कि यहाँ पर यानी डिटरमिनेंट है, प्रॉपर्टी हमने लगाई है, R2 में प्रॉपर्टी लगाई है और R2 में कोई चेंज नहीं किया, इसलिए जब प्रॉपर्टी लगाने के बाद जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया तो फिर से वही डिटरमिनेंट मिल गया आपका, देखिए जरा यहाँ पर, ठीक है ना। बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, C1 में प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं और C1 में 2 का मल्टीप्लाई, तो मैं कह रहा हूं आपसे दिस इज नॉट, अप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो C1 C2 C3 के इक्विवेलेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए जरा यहाँ पर C1 में आपने यहाँ पर क्या किया 2C1 प्लस C2, ओके, C2 और C3 ये बन गया यहाँ पर। अब इसको एज ए सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स लिख सकते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लिया 2C1 C2 और C3, ओके, प्लस इसी तरह से C2 सेकेंड एलिमेंट C2 और C3, यहां पर आप देखिए 2C1 हो गया आपका, C2 हो गया, C3 हो गया, और ये तो आपका C2 और C2 आइडेंटिकल है यहाँ पर कॉलम्स, तो उसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए 2 कॉमन अगर हम लेते हैं C1 से, C1 C2 और C3 ये बन जाएगा, और यहाँ पर C1 C2 C3 हमें नहीं मिल रहा है, देखिए जरा, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी C1 C2 C3 के आइडेंटिकल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और हो गया है, ठीक है ना। यानी आप अदर वर्ड्स में कह सकते हैं जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट था वो ट्वाइस हो गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, यानी वैल्यू आपकी चेंज हो गई है। तो अगर ये प्रॉपर्टी लगानी है आपको और वैल्यू को अनचेंज रखना है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है जिस कॉलम या रो में हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं उसमें किसी नंबर का, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। आई होप कि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत सारे क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं। बाकी प्रॉपर्टीज हम सारी यूज करेंगे, बट मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली यानी बार बार जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है वो यूज होती है।
आई होप कि ये सारी प्रॉपर्टीज आपको जो है वो समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपको, और कोशिश की है कि सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से बताऊं, और बताई भी है आपको। और एक बार रिवाइज जरूर करिएगा सारी प्रॉपर्टीज लिखकर, अगर आपके पास कोई बुक हो तो वहां से भी आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा वो क्वेश्चन पर बेस्ड आने वाला है, यानी इन प्रॉपर क्वेश्चन पर बेस्ड का मतलब हम उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है ना। जब हम प्रॉपर्टीज में अप्लाई करेंगे तो बड़ी आसानी से जो है वो सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है कि प्रॉपर्टीज हम कैसे यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।